नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो बीएससी थर्ड ईयर में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करा रही थी, उस लास्ट लेक्चर में हमने अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करी थी। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कौन सी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की एनर्जी निकाली थी और वो एनर्जी ईवी की वैल्यू थी v प्लस हाफ एच न्यू माइनस v प्लस हाफ का होल स्क्वायर ए एच न्यू, ये निकाली थी मैंने आप लोगों को। ये किसकी एनर्जी है? वाइब्रेशनल एनर्जी किसकी है? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। किसकी एनर्जी है? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। उसके बाद मैंने इसका सिलेक्शन रूल पढ़ाया था आपको। सिलेक्शन रूल बताया था डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये बताया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये 0 से 1 वाला ट्रांजिशन होता है तो फंडामेंटल बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फंडामेंटल बैंड। उसके बाद मैंने बताया था कि जब 1 लेवल से किसी में भी जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? हॉट बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हॉट बैंड कहा जाता है। और जब 0 से 2 में जा रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहलाएगा। 0 से 3 में जा रहा है तो सेकंड ओवरटोन बैंड कहलाएगा। 0 से 4 में जा रहा है तो थर्ड ओवरटोन बैंड कहलाएगा। यही बताया था यहां तक कि हमने, और इनकी एनर्जी भी हमने निकाल ली थी कि फंडामेंटल के लिए बैंड के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर है वो निकाल ली थी। हॉट बैंड की एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी हमने, और ओवरटोन बैंड की एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी। यहां तक कि हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। मीन्स हमारा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। देखो, मैंने आप लोगों को बॉर्न ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि मॉलिक्यूल की टोटल जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के इक्वल होती है। और उसमें ये कहा था कि सबसे कम जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, उससे ज्यादा रोटेशनल एनर्जी, उससे ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। यही बताया था। और ये कहा था कि ट्रांसलेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। तो मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है ई टोटल, उसको हमने ये कहा था कि वो ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक के इक्वल होती है। और फिर बॉर्न ऑफ नियर अप्रोक्सीमेशन में ये कहा था कि एनर्जीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या बताया था कि ये जो एनर्जीज है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, यहीं तक बताया था। अब हम इन्हीं चीजों का यूज करेंगे किसमें? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्या करेंगे हम? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रा, एक ही बात है। देखो,
According to Born-Opnier, approximation क्या होगा? ई टोटल किसके इक्वल होगा? ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। क्या कहा हमने? कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसको? आई आर इतनी। आई आर रीजन की एनर्जी दी जा रही है, मीन्स उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस तो होंगे ही, साथ साथ क्या होंगे उसमें? रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा। यही कहा था कि उसमें यहाँ पे अब ई टोटल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल मोशन के कारण। यही होगा कि उस मॉलिक्यूल में कि टोटल जो एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी के इक्वल होगी। चलो आगे। अब ये ट्रांजिशंस देखने हैं कि इन ट्रांजिशंस के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। उसके लिए क्या करना है? हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है। ई टोटल हमें पता है, ईवी भी हमें पता है और ई आर भी हमें पता है ना आप लोगों को? अभी निकाला था। ई टोटल किसके इक्वल होगा? ईवी वाइब्रेशनल। अब देखो वाइब्रेशनल में हमने दो मॉडल पढ़े हैं और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमने दो मॉडल पढ़े थे। दो मॉडल पढ़े थे ना आपने? रोटेशनल में तो आपने पढ़ा था रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर, यही पढ़ा था इसका तो। और इसका पढ़ा था आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो एनर्जी निकालेंगे वो रिजिड रोटेटर मान के निकालेंगे और एक बार हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के निकालेंगे और एक बार अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मान के निकालेंगे। तो रिजिड रोटेटर की आपको ई रोटेशनल एनर्जी पता थी, बी जे प्लस वन, ये पता थी ना आपको? ये एनर्जी क्या होती है? बी जे प्लस वन। बी क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर, सॉरी वो बी क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट नंबर। जे क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर। रोटेशनल क्वांटम नंबर जे और बी क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। ईवी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो ईवी क्या होती है? वी प्लस हाफ एच न्यू। और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की ईवी क्या होती है? वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ एच न्यू ए। यही होती है इसका होल स्क्वायर, यही होगी। चलो आगे। इन चीजों को हमें याद रखना है और इन्हीं का अब हम यूज करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि इस स्पेक्ट्रा के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो अब पहले मैं लिख रही हूं अनहार्मोनिक हार्मोनिक की और फिर लिख रही हूं अनहार्मोनिक की। व्हेन द डायटोमिक मॉलिक्यूल behave like a harmonic oscillator। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो एनर्जी ई क्या निकलेगी? ई टोटल से दिखा रही हूं मैं। क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी रिजिड की बी जे प्लस वन
प्लस में। वाइब्रेशनल एनर्जी किसकी? हार्मोनिक ऑसिलेटर की, V प्लस हाफ एच न्यू, यही होगी। और यदि when the diatomic molecule behave like a अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, तब एनर्जी क्या होगी? ई टोटल, ये होगी बी जे जे प्लस वन प्लस में V प्लस हाफ एच न्यू माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर ए एच न्यू, यही होगी बेटा। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं। सिलेक्शन रूल क्या है? ध्यान रखना, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल इसका जो आएगा हमारे पास में सिलेक्शन रूल, वो आएगा डेल V इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन, और डेल J इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्या आएगा? डेल V इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, और डेल J की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस वन। केवल वही अलाउ होंगे जहां पे डेल J की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस वन की वैल्यू होगी, और डेल V की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस वन भी हो सकती है, प्लस माइनस टू भी हो सकती है। चलो आगे। अब मैं इसकी एनर्जी डिफरेंस निकाल रही हूं। एनर्जी डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने ये कहा कि हायर एनर्जी लेवल्स पे V डैश से दिखा रहे हैं और J डैश से दिखा रहे हैं, मीन्स, और लोअर एनर्जीज पे V डबल डैश और J डबल डैश से दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं वो V डबल डैश J डबल डैश से कहां पे जा रहे हैं? V डैश J डैश से जा रहे हैं। तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हो आप? ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी, ये लिखते हो, इस एनर्जी लेवल्स माइनस ये एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो डेल ई किसके इक्वल आएगा बेटा इसका? मैं आपको ये तो चीजें समझ में आई ना कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं हम इसके लिए। तो एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या कहा कि जो लोअर एनर्जी थी उस पे तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को V डबल डैश से दिखाया है और रोटेशनल क्वांटम नंबर को J डबल डैश से दिखाया है, ठीक है। और जो हायर एनर्जी लेवल थे, हायर एनर्जी लेवल्स, उनको किससे दिखाया है? V डैश और J डैश से। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगी? हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, ये लिखते हो आप। एनर्जी डिफरेंस क्या है? हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। देखो, बी जे डैश प्लस वन प्लस का V डैश प्लस हाफ एच न्यू माइनस V डैश प्लस हाफ ए एच न्यू, यही होगा। चलो आगे, ये तो क्या बन गई? इसकी एनर्जी, यही बनी। ये देखो, इसकी एनर्जी बनी, फिर क्या साइन लगाओगे? माइनस, फिर किसकी एनर्जी लिखोगे? लोअर एनर्जी, क्या होगी? बी जे डबल डैश प्लस वन। अब यहाँ पे किसका साइन आएगा? माइनस का, क्योंकि हम ये एनर्जी माइनस कर रहे हैं। या तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दो इस एनर्जी को, नहीं तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। V डबल डैश प्लस हाफ एच न्यू, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। V डबल डैश प्लस हाफ इनका होल स्क्वायर ए एच न्यू,
ये एनर्जी डिफरेंस आएगा आप लोगों का। अब देखो मैं अब इसका स्पेक्ट्रा बना रही हूं, ट्रांजिशंस कैसे हो सकते हैं और कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी हमें। देखो अब आप ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। इन वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे। ये v इक्वल टू 0, ये v इक्वल टू 1 क्या होंगे, j इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। यहां पे भी ऐसे चलेंगे, j इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलो आगे देखो। अब मैं ब्रांचेस बता रही हूं। j को v इक्वल टू 0 से 1 में ट्रांजिशंस हो रहा है, तो यहां सिलेक्शन रूल डेल v तो क्या आ गया, +1। डेल v तो क्या आ गया, +1। अब हम j में हमें ध्यान रखना है कि डेल j इक्वल टू +-1 होगा। डेल j इक्वल टू +-1 होगा। चलो आगे। अब देखो यहां पे j इक्वल टू 0 से 1 में ट्रांजिशंस हो रहा है, 1 से 2 वाले में ट्रांजिशंस हो रहा है, 2 से 3 वाले में ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे j बढ़ रहा है, यहाँ पे डेल j की वैल्यू क्या आएगी, +1। यहाँ पे डेल j की वैल्यू क्या आएगी, +1। ये भी तो हो सकता है कि 1 वाला कहां पे जाए, 0 में जाए, 2 वाला 1 में जाए, 3 वाला 2 में जाए और ये 4 वाला 3 में जाए। इस तरीके के ट्रांजिशंस भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेल जे हमारा क्या आया, -1। डेल जे क्या आया भाई, लोअर में जे की वैल्यू क्या है 2 और अपर में जे की लोअर में जे की वैल्यू क्या है 1। देखो ये रही, लोअर में जे की वैल्यू क्या है 1 और अपर में जे की वैल्यू क्या है 0। कैसे निकालोगे डेल जे, अपर माइनस लोअर। ये डेल जे कैसे निकालते हो आप, अपर माइनस लोअर। कैसे निकालते हो, अपर में जे की वैल्यू क्या है आपकी, जब मैं ये वाला 0 और लोअर में जे की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, कहां से प्रमोट होके जा रहा है 1 से, तो -1। तो यहाँ पे तो डेल जे क्या आ गया, -1। अब इधर का देख लो आप, यहाँ पे लोअर में तो क्या है 0 और अपर में कहा जा रहा है 1 में। लोअर तो 0 और अपर में 1 में जा रहा है, तो डेल जे यहाँ क्या आ गया 1 - 0 मीन्स +1। इस वाले में तो सब +1 हो रहे हैं और इसमें -1 हो रहे हैं, निकाल के देख लेना। अब तीसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि जो 0 वाले हैं वो 0 में है, तो फॉरबिडन सिचुएशंस, लेकिन हो तो सकती है कि जे 0 से जे 0 में जाए, जे 1 से जे 1 में जाए, जे 2 से जे 2 में जाए और जे 3 से जे 3 में जाए। मीन्स यहाँ पे डेल जे की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। भी अपर वाला भी वही है और लोअर वाला जे वैल्यू भी वही है। तो ये जो है ये तो ब्रांच कहलाएगी, कौन सी ब्रांच कहलाएगी, ये तो क्यू ब्रांच। क्या कहलाएगी ये, क्यू ब्रांच। क्या कहलाएगी ये, क्यू ब्रांच। और ये जो ब्रांच कहलाएगी जिसका डेल जे +1 है, वो ब्रांच आर ब्रांच कहलाती है। क्या कहलाएगी वो, आर ब्रांच। और जिसका डेल जे -1 में आता है वो ब्रांच कहलाती है पी ब्रांच। क्या कहलाएगी वो, पी ब्रांच कहलाएगी। और हमने कौन सा मॉडल लिया है,
रिजिड रोटेटर मॉडल। कौन सा मॉडल लिया है? रिजिड रोटेटर मॉडल। तो इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा? 2b। कितनी आएगी? 2b। अब देखो मैं बना रही हूं ये स्पेक्ट्रा सबको समझ में आया? मैं यदि इसमें क्यू ब्रांच की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि मैंने कैसा बताया था ये ट्रांजिशंस फॉरबिडन। कैसे बताया था ये? फॉरबिडन, कि ये अलाउ ही नहीं है। तो जब अलाउ ही नहीं है तो इनकी इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ये लाइंस हमें अपीयर ही नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लाइंस हमें अपीयर ही नहीं होती हैं। देखो मैं अब ये जो लाइन नहीं आ रही है, मैं सिर्फ आपको वैसे दिखा रही हूं। ये तो हमारी क्यू ब्रांच है, ठीक है। इसके इधर जो हमें मिलेंगी सब में इक्वल डिस्टेंस होगी। कितनी? 2b की। कितनी डिस्टेंस होगी ये? 2b। यहां से यहां भी 2b, यहां से यहां भी 2b, और यहां से यहां भी 2b। मीन्स हर एक के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 2b की। और ये माइनस साइन को बता रहा है डेल जे -1, और डेल जे -1 कौन सी ब्रांच की थी? पी ब्रांच की। और क्योंकि उधर जो है वो प्लस साइन को बताएगा, और इनके बीच भी डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है बेटा? वही 2b। सब में 2b डिस्टेंस है। और ये कौन सी ब्रांच कहलाएंगी? ये आर ब्रांच कहलाएंगी। कौन सी ब्रांच कहलाएंगी? आर ब्रांच कहलाएंगी। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पी ब्रांच और आर ब्रांच के बीच कितना डिस्टेंस है, बता दोगे आप? भाई 2b कितना है ये? 4b। कितना डिस्टेंस है? 4b डिस्टेंस है। आ गया समझ में? पी ब्रांच कब मिलती है हमें? जब डेल जे -1 होता है। आर ब्रांच हमें कब होती है? जब डेल जे +1 होता है। और क्यू ब्रांच हमें कब मिलती है? जब डेल जे की वैल्यू 0 होती है। और ये जो ब्रांच है ये हमें फॉरबिडन ट्रांजिशन से मिलती है। किससे मिलती है? फॉरबिडन ट्रांजिशन से मिलती है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। आ गया आप लोगों को समझ में? अब इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।